हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर लेके आए हैं, जो कि आपके 2025 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये पेपर आपके बोर्ड द्वारा जारी किया गया पेपर है, तो यूपीएमएसपी वेबसाइट पर ये अपलोड कर दिया। अगर आपको ये पेपर चाहिए तो यूपीएमएसपी वेबसाइट से मॉडल पेपर सारे ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्लास 10th के बच्चे सारे ही यूपीएमएसपी वेबसाइट से जाके जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है सारे एमएसपी पे यूपीएमएसपी वाली वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अगर आपको वहां से नहीं मिलते तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की आप कमेंट कर दीजिए, हम ये पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पेपर होता है 70 मार्क्स का। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल वो सब ऐड हो जाते हैं जो स्कूल से आपको मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 घंटे 15 मिनट होते हैं आपके इस पेपर के लिए। और इसमें सामान्य निर्देश दे रखा है कि इसमें सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रारंभिक के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए मिलता है। और ये जो खंड है प्रश्न पत्र है 2 खंडों में बटा है, एक आपका आ और दूसरा बा। आ में आपके जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे होते हैं और जो बा है उसमें आपके सारे क्वेश्चन दे रखे होते हैं। तो ये सब आप निर्देशांक पढ़ लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका खंड आ, जिसमें आपको बहुविकल्पीय 20 दे रखे होते हैं, जिसे आपको ओएमआर शीट पर करना होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो इसका आंसर किस किस को पता है कमेंट बॉक्स में बताइए। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? ए जर्मनी से, बी फ्रांस से, सी इटली से, डी ब्रिटेन से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी फ्रांस से। किससे हुआ? फ्रांस से हुआ। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम फ्रांस देश से हुआ था। ठीक है, दूसरा है आपका ड्यूक्यू मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना था? रूसो को, विक्टर इमैनुअल को, या काल्विन को, या जोसेफ मोतिसनी को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी आपका करेक्ट आंसर होगा। किसको माना था? जोसेपी मोतिसनी को। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? जो सूती कपड़ा था उसकी मिल की रेखा किसने रखी? ए है जॉन राइट ने, बी है रिचार्ड आर्कराइट ने, या एंडो कार्नेगी ने, या जेम्स वॉट ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा वी, रिचार्ड आर्कराइट ने। जो अगर ये 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है, आई होप आपको इसमें से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप करेक्ट इसका जवाब देंगे। देखते हैं कि 20 में से 19 या 18 नंबर कौन स्कोर करता है। जो भी 19 या 18 नंबर स्कोर करता है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं बहुविकल्पी वाले। क्वेश्चन नंबर 4। 1928 से 1938 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार। जो गेहूं की कीमत थी वो 1928 से 1934 के बीच भारत की जो गेहूं थी उसकी कीमत क्या हो गई? 50% तक गिर गई। तो इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार। ठीक है, ए कीमतों का गिरना, बी कीमतों का बढ़ना, सी कीमतों का स्थिर रहना, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कीमतों का क्या होना? गिरना। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी? तो कौन सी पहली पुस्तक छापी? ए जैन अय्यर, और बी रमोना, और सी होगा हॉट केटीडिड, या डी बाइबिल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी बाइबिल। कौन सी छापी थी? बाइबिल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। बेल्जियम में सामयिक सरकार का चुनाव कौन करता था? एक भाषा बोलने वाले लोग, या सभी भाषा बोलने वाले लोग, या केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, या उपयुक्त सभी। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक ही भाषा बोलने वाले लोग। इसका आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। कौन से लोग होते हैं? एक ही भाषा बोलने वाले लोग चुनाव करते थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो आप लोग बहुत से लोग ऐसे जल्दी में पढ़ते हैं तो आपको नहीं याद, नहीं शब्द आपको नहीं दिखता, आप जो हाँ वाले क्योंकि करते रहते हैं और आप लोग जल्दी में नहीं पढ़ना भूल जाते। तो नहीं पे जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ज़्यादातर नहीं पे भी ध्यान दें।
ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसमें से पूछा है कि कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। तो ए कठोर एवं लिखित संविधान या शक्तियों का केंद्रीयकरण, या सी संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, और डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वी शक्तियों का केंद्रीयकरण। क्या होगा, शक्तियों का केंद्रीयकरण इससे संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है, संघीय सरकार से। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए नहीं वाले क्वेश्चन पे आपको जरूर फोकस करना है, उस पे क्वेश्चन को पूरी फोकस से पढ़ना, ये नहीं जल्दी जल्दी में आप भूल जाए। तो नहीं वाले क्वेश्चंस में जरूर स्टूडेंट गलती करते हैं, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। ए श्रम का लैंगिक विभाजन, बी जैविक बनावट, और सी समाज का प्रति प्रधान होना, या डी महिलाओं में साक्षरता दर की कमी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जैविक बनावट। 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, वी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है 9, सांप्रदायिक की समस्या प्रारंभ होती है, जो सांप्रदायिक की समस्या प्रारंभ होती है जब धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, या धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए, या कुछ धर्मों की प्रधानता दी जाए। तो 9 का करेक्ट आंसर होगा धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है, प्रतिरक्षा, मुद्रा, या शिक्षा, या विदेशी मामले। मुद्रा मतलब बैंक, तो ये सब क्या है, संघ सूची के ही जो प्रतिरक्षा है, ये भी संघ सूची का, जो मुद्रा और ये विदेशी, ये सब क्या है, संघ सूची का। और नहीं पूछा है, तो नहीं कौन सा नहीं है, शिक्षा नहीं है संघ सूची का विषय। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है। तो गहन खेती, अधिक सिंचाई, या वनोन्मूलन, या अति पशुचारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 11 का करेक्ट आंसर होगा गहन खेती। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से सम्मिलित करते हुए सही विकल्पों का चयन कीजिए। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसके आपको मिलान करने। तो भाखड़ा नागल बांध कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सतलुज। ठीक है, उसके बाद हीराकुंड बांध कहाँ है, हीराकुंड बांध है आपका महानदी में। और सरदार सरोवर कहाँ है, नर्मदा में। और टिहरी कहाँ है, भागीरथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहले आपको ऑप्शन देखने होंगे। तो पहले का क्या होगा, भाखड़ा नागल बांध कहाँ है, सतलुज। तो सतलुज में क्या है, काका 3, तो काका 3 इसमें भी है और इसमें भी। तो आपके ये दो क्या हो गए, गलत हो गए। तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ए सी में से कोई एक। दूसरा क्या है, हीराकुंड बांध महानदी, तो खाका 4 वाला। तो खाका 4 वाला कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा करेक्ट आंसर होगा अपना, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस को सही से पहले जो आपके पहले आप क्वेश्चन से मिलाई कि पहला ये हो रहा है, तो 4 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो पहला क्या हो रहा है, भाखड़ा नादा सतलुज। तो पहले ऑप्शन देख लीजिए, एक तो ये है और एक ये है, तो 2 ये क्या हो गए, गलत हो गए। तो ऐसे आपको पता भी चल जाए कि कौन कौन से गलत हो गए, जो सही है फिर उसमें से आपको देखना होगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। क्या नहीं है, प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। मछली पकड़ना, कृषि, या गुड़ बनाना, या डेयरी। तो विकल्प दे रखे हैं, तो इसमें से आपको बताना है। प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। ठीक है, तो क्या नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या है, एक तो होगा आपका मछली पकड़ना, ये भी प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। और दूसरा है आपका गुड़ बनाना। तो ये दोनों क्या नहीं है, प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। कृषि है और डेयरी भी प्राथमिक क्षेत्र का ही है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर क्या होगा, डी का एवं गा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। रोजगार में, या आर्थिक क्रिया, या उद्यम एवं स्वामित्व, या श्रमिकों की संख्या। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 14 का करेक्ट आंसर होगा सी, उद्यम का स्वामित्व।
क्या हो गया, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को उद्यम का स्वामित्व आधार वर्गीकृत किया गया है। भूक्षरण से क्या तात्पर्य है, भूमि का अनुपजाऊ होना या भूमि का दलदली होना या भूमि उपजाऊ होना या भूमि का योजनाबद्ध उपयोग करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना भूमि का अनुपजाऊ होना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा संचारण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो ए संयुक्त वन प्रबंधन या बीज बचाओ आंदोलन या चिपको आंदोलन या वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, भागीदार नहीं है, इसमें भागीदार नहीं है, तो ये क्या है, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन नहीं करता है। ठीक है। ये उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है। इसमें आपके नहीं वाले शब्द बहुत दिए और इसमें आपको अंडरलाइन भी दिख रही है। तो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आपको अंडरलाइन नहीं दिखेगी। ये आपको एक डेमो पेपर दिया हुआ है, तो इसलिए आपको सिखा रहा है कि आपको नहीं वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चन में ज़रूर गलती करते हैं, क्योंकि वो है वाले ज़्यादा क्वेश्चन देखते हैं तो नहीं भूल जाते हैं। ठीक है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा कि अवरोधक का लक्षण नहीं है। सरकार विदेश व्यापारी को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधक का प्रयोग कर सकती है। तो ये इसका है, कर सकती है। ठीक है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तु कितनी मात्रा में आयात होना चाहिए, ये भी सही है। ठीक है। उसके बाद है कि विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधक को बढ़ावा देती है। तो ये नहीं है, डी क्या होगा, अधिकतर देश व्यापार अवरोधक का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो ये सारे क्या होंगे, सही हैं। तो इसमें क्या पूछा गया, नहीं है, तो ये क्या नहीं है, सी वाला इसका नहीं है। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधक को बढ़ावा नहीं देती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, WHO। ठीक है। तो 17 का करेक्ट आंसर होगा सी। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है, कौन सा लक्ष्य है। तो पहला है उपज ज्यादा समर्थन मूल्य देना या उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना या अधिक मजदूरी देना। ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 18 का करेक्ट आंसर होगा अधिक मजदूरी देना। क्या होगा करेक्ट आंसर, अधिक मजदूरी देना। ठीक है। 19 का क्वेश्चन 19 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। परंपरा, देखिए नहीं वाले पे फिर से हाईलाइट किया है, तो आपके यूपी बोर्ड में हाईलाइट नहीं किया जाएगा, इसलिए ध्यान जरूर से जरूर दीजिएगा। ठीक है। कोयला या भूतापीय ऊर्जा या पेट्रोलियम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वी, भूतापीय ऊर्जा परंपरागत का ऊर्जा स्रोत नहीं है। जैसे नवीनकरणीय वाले जो हैं ये उसी टाइप के ये भी स्रोत है। ठीक है। अब लास्ट और 20 क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट बहुविकल्पी है। ठीक है। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई या बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई या उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, उपयुक्त में से सभी। ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो। अब आपको बताना है कि आपके 20 में से कितने बहुविकल्पीय सही गए। जितने भी आपके सही गए तो आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपके 20 में से कितने आपको बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। ठीक है। तो ये थे आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न, और इस पेपर को आपको 100% तैयार ही करना है। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके लिए उसके ऊपर वीडियो ला सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना खंड 12, जिसमें आपके वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके 50 अंक का होता है, 20 नंबर के आपसे MCQ होगा। अब आपके जो क्वेश्चन हो गए वो 50 नंबर में सब हो जाए। तो पहला है आपका, प्रथम विश्व युद्ध पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध
होने के पश्चात महामंदी के 2 कारण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको तैयार ही करना है, 4 नंबर में पूछा गया है। उसके बाद है अथवा में दे रखा है, अगर आपको वो नहीं आता तो ये वाला कर सकते हैं कि 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों की व्याख्या कीजिए। ये भी आपका 4 नंबर का, अगर आपको वो आता हो तो ये कर लीजिए। हैं ये दोनों ही इम्पोर्टेंट, ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसमें सभी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसलिए इस पेपर को आपको 100% तैयार करना है। इस पेपर से आपको 20 से 25 मार्क्स तक पक्के हो सकते हैं, क्योंकि इसी पेपर से कुछ क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में डाले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की कारण सहित पुष्टि कीजिए। अथवा में दे रखा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 13, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई 2 कारण लिखिए। ठीक है, अथवा में आपको दे रखा है कि परिवहन तथा संचार के साधन में किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, 2 कारण लिखिए। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। अथवा में दे रखा है कि अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षण को लिखना है, अच्छे बाजार में कोई 2 आपको लक्षण लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपके आगे वर्णनात्मक 2, जिसमें आपको 150 शब्द तक लिखना होगा, और जो ऊपर आपके जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन थे उसमें आपको कितने शब्द का लिखना है, उसमें लिखना है आपको 80 शब्दों का। ठीक है, तो 80 शब्दों में आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर इसमें आपको 150 शब्द तक लिखते हैं तो आपको 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन, तो 150 शब्द लिखने होंगे। ठीक है, 150 शब्द मतलब आपका जो यूपी बोर्ड की कॉपी होती है उसका 1 पेज पूरा भर जाए, उसके बाद आपका आधा पेज और भर जाए दूसरी कॉपी का। ठीक है, तो इतना 150 शब्द में आपका आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, क्या है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन क्यों चला। जो महात्मा गांधी थे उन्होंने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए, और इसे उन्होंने क्या किया, स्थगित क्यों कर दिया। अथवा सत्याग्रह का अर्थ क्या है, ये बताना है कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है। दूसरा है महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनके किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, एक एक 4 कार्य करेंगे, एक एक नंबर आपको मिल जाएंगे। 2 नंबर का आपको ये लिखना होगा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और उसके बाद 4 कारण लिखने हैं आपको। उसके बाद है लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था देता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो अथवा में अगर आपको ये नहीं आता ऊपर वाला तो नीचे वाला कर सकते हो। उसके बाद है मृदा अपरदन का क्या अर्थ है। मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का वर्णन कीजिए। अथवा में दे रखा है कि भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए, इनकी पैदावार बढ़ने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये आपको लॉन्ग आपको बहुत से नहीं आते होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इन क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए और अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिए। अपनी भाषा में अगर आप लिखेंगे तो अच्छा होगा, और क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, और पॉइंट बाई पॉइंट अगर आप उसके क्वेश्चंस को देते हैं तो आपको एग्जाम में 6 मार्क्स कंप्लीट इस लॉन्ग क्वेश्चन में मिल जाएंगे। तो पूरे 6 नंबर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिल जाएंगे, और जो 4 नंबर वाले उसमें आपको पूरे 4 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके 3 कारण लिखिए। अथवा में आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है कि मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास को नापने वाले प्रमुख अवयवों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये था आपका सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर से ज़रूर घर पे बैठ के सॉल्व करना। ये यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और सामाजिक विज्ञान में ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, जो भी क्वेश्चन है उसको आप समझिए कि क्या बताया गया और अपनी लैंग्वेज में उसको
लिखिए। और क्वेश्चन को ज़्यादा लेंथी करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका ये क्वेश्चन लॉन्ग में 6 नंबर में दे रखा है, तो आप ज़्यादा नहीं कि 2-3 पेज का छाप दिया, ज़्यादा नहीं। जैसे इसमें ये वाला क्वेश्चन दे रखा है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्यों आवश्यकता पड़ती, तो इसको आपको जो 1 से 6 से 7 4 से 5 लाइनें इसमें आपको ये लिख देना है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद जब पॉइंट लिखेंगे, तो जैसे आपके 2 लाइन का पॉइंट है, 1 नंबर, ठीक है? फिर 1 लाइन छोड़ेंगे, फिर आपका दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो जाए। तो आपकी जो 1 लाइन छूटेगी उससे आपको अच्छा भी लगेगा और आपकी कॉपी भी बढ़ जाएगी। 1-1 लाइन, फिर आपका 2 लाइन की पॉइंट है, फिर 1 लाइन छोड़ी, फिर आपका 2 लाइन, तो ऐसे आपकी पूरी कितनी लाइन भर जाएंगी? पूरी 12 लाइनें आपकी भर जाएगी। तो आराम से आपका दूसरे पेज पे चला जाए और 150 शब्द भी आपके हो जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन को लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा उसे जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही पूछे। तो ये था आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सोशल साइंस का। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको इसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।